भारत के अंदर डिफेंस मिनिस्टर ने दो स्टेटमेंट्स दी जिसका सबने संज्ञान लिया। एक, नेबर को मिस एडवेंचर करोगे तो वार्निंग, पर उससे ज्यादा सीसीएस की मीटिंग्स हुई हैं और एक नहीं दो मीटिंग्स हुई हैं। रक्षा मंत्री अलग अलग मीटिंग्स कर ही रहे हैं। सीसीएस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? आप सबने न्यूज सुन ली है, सीसीएस मीटिंग होती है क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल डायमेंशन है। भारत का सुपर कैबिनेट है, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सीनियर मोस्ट हैं। तो उसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी होम मिनिस्टर का रोल, और इंटरनल सिक्योरिटी मिस एडवेंचर की बात राजनाथ सिंह जी भी कर रहे थे। जो भारत की डिफेंस है, सिक्योरिटी है, उसकी भी डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। भारत की क्या फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर तेल गैस से लेके फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल, सब की सप्लाई चेन जो ग्लोबल हो चुकी थी पिछले दशकों में, वो सब एक तरह से चुनौती के अंदर आ चुकी हैं। तो भारत क्या प्रिपेयर कर रहा है? और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल, क्या भारत मौके पे चौका मारने जा रहा है? जिस तरह डिफेंस मिनिस्टर का ये जब आईएनएस को कर रहे थे कमीशन, अरिदमन है, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज की वो बात कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है, सब डिस्कस करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं शामिक मोहित्रा जी, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप पहले ये सीसीएस मीटिंग्स का ओवरव्यू और थोड़ा सा बताइए कि किस दिशा में भारत बढ़ रहा है। देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी वो केवल सामरिक जो सुरक्षा है उस पर बातचीत नहीं करती है। सुरक्षा के कई पहलू होते हैं, उसमें से एक पहलू अर्थनैतिक होती है। जो अभी आप जैसे कह रहे थे, सब ग्लोबल सप्लाई चेन सारे जुड़े हुए हैं, उसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे एकदम डायरेक्ट असर पड़ता है। कोई भी अगर जिसको हम लॉ में कहते हैं फोर्स मेजोर सिचुएशन उभर के आता है, यानी कि कैटास्ट्रफी, चाहे वो मैनमेड हो जैसे कि युद्ध, या फिर प्राकृतिक कोई दुर्योग हो, वो सब फोर्स मेजोर क्लॉज पे आता है। और फोर्स मेजोर क्लॉज जो पूरे अर्थव्यवस्था पे आघात करे, तो एक वो आपातकालीन स्थिति तो हुआ ना अर्थनैतिक दृष्टि से। तो एक चीज लोगों को इस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि सारी चीजें जुड़ी होती है, कोई अलग अलग नहीं होता है। सामरिक का मतलब ही नहीं कि हम गुत्थम गुत्था कर रहे हैं अपने दुश्मनों से। सामरिक भी हमारी जो राष्ट्रीय पॉलिसी है उसका ही तो एक एक्सटेंशन है, और हमें अपने पूरे जो ढांचे को है उसको सुरक्षित रखना है, हमारे सप्लाई चेन्स को एकदम मुक्त रखना है। ठीक है, ये सारी बातें आ जाती है। तो ये एक ओवरऑल व्यू हमको ध्यान में रखना चाहिए। फिर हम जो घटनाएं हैं उनको देखते हैं, उसके क्रम को समझते हैं, जिसको अमित शाह जी क्रोनोलॉजी कहते हैं, उस क्रोनोलॉजी को भी समझ लेते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो देखें, अभी इस वक्त क्या है कि जो सामरिक बातें हैं वो कई सारी बहुत सामने आई हैं, और मेरे ख्याल से मीडिया ने भी इसको दूध काफी दे दिया है। जैसे S-400 ट्रायम्फ, जिसको हम सुदर्शन चक्र कहते हैं, उसके हमने 5 स्क्वाड्रंस का हमने क्रय किया था रशिया से, जिसमें से 3 डिलीवर्ड हो चुके हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया अपना प्रदर्शन किया था पिछले ऑपरेशन सिंदूर में पिछले साल। और उसका जो आखिरी 2 है उसमें से एक इस वर्ष के अंत तक आना था और एक और अगले वर्ष। लेकिन अभी सुनने में यह आया है, जो एकदम पुष्टिकरण उसकी हो चुकी है, कि जो चौथा स्क्वाड्रन है उसको स्पीड अप करके अगले ही महीने वो डिप्लॉय हो जाएगा। तो मतलब 6 महीना पहले वो मिल रहा है। दूसरा, अटकलें चल रही थी काफी कि भाई हम हवाई जहाजों की स्थिति बहुत नाजुक है, तो हवाई जहाज जो है हम कैसे इसकी पूर्ति कर सकते हैं। हमारे पास 31 स्क्वाड्रन है और होने चाहिए 42। अब तो ये भी कहा जाता है, गिवन हमारा जो सिचुएशन है काफी कॉम्प्लिकेटेड, और एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और अब तो देखते हैं कि हमारे अरेबियन सी और दूसरे क्षेत्रों में भी अमरीकी बेड़ा जो है वो भी आके कभी कभी प्रूव करने की कोशिश करता है, यद्यपि वो मित्र देश है, मित्र राष्ट्र है। तो हमारे पास 50 स्क्वाड्रन होने चाहिए, एक तो ये भी कहा जाता है। तो इसकी भरपाई हम करें कैसे? क्योंकि आप ऑर्डर भी दे दोगे, जैसे 114 रफाल के ऑर्डर की बात हुई है, उसको कंप्लीट करके, उसको लीगली प्रोसेस करके, उसके बाद प्रोडक्शन करके लाने में 5 साल लगेंगे। तो 5 साल तक के हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। तो एक कुछ निर्णय और भी लिए गए हैं कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी द्वारा बहुत ही जल्द। एक निर्णय ये है कि हमारा जो घातक यूकैव है, विच इज एन अनआर्म्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल,
उसका जो इंजन टेस्टिंग हो चुका है, कावेरी का जो इंजन था जो तेजस के लिए ठीक साबित नहीं हुआ, लेकिन घातक यूकैव के लिए वो बहुत बढ़िया है। और घातक यूकैव एक स्टेल्थ यूकैव है, वो शायद दुनिया का दूसरा स्टेल्थ यूकैव है जो भारतवर्ष ने अब उसको प्रोडक्शन मॉडल में ला रही है। उसके लिए पूरा फंड सैंक्शन कर दिया गया है। इसका मतलब समझे, मानते हैं कि हमारे पास कम हवाई जहाज है, लेकिन उसके साथ अगर कॉम्बिनेशन में ये यूकैव्स इंडिपेंडेंटली भी उड़ा सकते हो आप ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर्स के द्वारा, या फिर आप किसी पायलट को, जिसका मान लीजिए सुखोई 30 जा रहा है, उसके साथ 2 या 3 यूकैव्स भी जा सकते हैं, तो वो स्ट्राइक पैकेज इमीडिएटली आपका 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर्स है। ये सारे स्ट्रेटेजीज जो है जो स्टॉप गैप है, जब तक हमारा एम का तैयार नहीं होता है, रफाल की डिलीवरीज नहीं होती है, तो ये सब निर्णय भी लिए गए हैं। तो क्या है कि ये निर्णय, तो देखिए ये सब कैपिटल इक्विपमेंट बहुत भारी भरकम होते हैं, तो हजारों करोड़, 60,000 करोड़, 1,20,000 करोड़ ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि ये एक युद्ध की स्थिति है। तो हमें दूसरे निर्णयों पे भी ध्यान देना पड़ेगा और फिर इन कड़ियों को जोड़ के हमें समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, और उसके बाद उस चीज को मुझे जो विश्व में अभी सारे संकेत मिल रहे हैं उसके साथ भी जोड़ना है। तो नंबर 1, दूसरे कौन से निर्णय लिए जा रहे हैं, दूसरी कौन सी चीजें हैं जो चल रही है। अच्छा, हम लोग ये एकदम भूल चुके हैं इस युद्ध के वातावरण में, जो हवा बन जाता है ना, तो नॉर्मल चीजें हम भूल जाते हैं। भारत के पास इस वक्त ब्रिक्स का जो है राष्ट्रपतित्व है। इस साल के लिए भारत इज लीडिंग ब्रिक्स। उसका मेन एजेंडा हम लोगों को याद रखना चाहिए हमेशा। मेन एजेंडा क्या है उसका? उसका मेन एजेंडा है ब्रिक्स करेंसी नेटवर्क। दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। और वो ब्रिक्स करेंसी नेटवर्क जो है वो फिएट करेंसी नहीं है, ये डिजिटल, वो सीबीडीसी का है नेटवर्क। हर एक देश अपना एक सीबीडीसी लॉन्च करेगा। और उसके मैं थोड़े से डिटेल्स और तथ्य भी दूंगा। अपना एक सीबीडीसी लॉन्च करेगा। एंड नंबर 2, these CBDCs will be backed by precious metal and other commodities जो इन देशों के पास है, उससे इसका वैल्यू तय होगा। ठीक है। अच्छा, चाइना का जो एम्ब्रिज है वो काफी सक्सेसफुल है। इट्स अ पेमेंट प्लेटफॉर्म जो स्विफ्ट से ऑलमोस्ट 100 टाइम्स फास्टर है, क्योंकि वो सेकेंड्स में सेटल करता है। 7 सेकंड में सेटलमेंट है। स्विफ्ट का आप सबको पता है, जिन्होंने भी यूज किया है फॉर क्रॉस कंट्री ट्रांजैक्शंस। स्विफ्ट टेक्स एनीवेयर फ्रॉम 2 days to 7 days, डिपेंड्स, क्योंकि वो एक मैसेजिंग सर्विस है, ये एक एक्चुअल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। तो एम्ब्रिज है। भारतवर्ष के पास एक B2C नेटवर्क है जिसको अभी B2B स्केल पे लाया जाएगा, विच इज यूपीआई, विच वी ऑल हैव बीन यूजिंग वेरी सक्सेसफुली। तो हर एक देश, रशिया के पास भी अपना वर्जन बन चुका है, राइट। तो यही 3 बड़े देश हैं ब्रिक्स के अंदर। अच्छा, एक चीज हमें ध्यान रखना है कि 50 देशों ने, टोटल 50, इन 3 के अलावा 47 देश और हैं छोटे बड़े, ये राष्ट्रों ने भी कहा है कि हम भी इस नेटवर्क का हिस्सा होना चाहते हैं, जिसमें गल्फ के देश भी है। यूएस के बड़े बड़े सामंत राज्य जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, बहरीन, कतर ने अभी नहीं कहा है, बट बातें उनके साथ भी चल रही है। तो ये सारे राज्य भी शामिल हैं। अफ्रीका के लगभग 25 देश हैं, साउथ अमेरिका के देश हैं, यहां तक कि न्यूजीलैंड ने भी अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया है कि हम भी कुछ देख सकते हैं इसको। ओके, तो बात ये है। एक मैं क्वेश्चन आपको लेना चाहूंगा, क्योंकि हाँ, आपने कहा अवश्य। करेंसी है, इट विल बी बेस्ड ऑन प्रेशियस मेटल्स, पर बीच बीच में अभी एक खबर आ रही है कि रशिया की हालत ऐसी है, इट इज सेलिंग इट्स गोल्ड, अपना वो डिप्लीट कर रहा है। साथ ही साथ ट्रस्ट डेफिसिट है इंडिया चाइना के बीच में एक मैसिव। रशिया इंडिया के साथ तो ठीक है, उनका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आया है, भारत प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के पास जा रहे हैं। डू यू थिंक ब्रिक्स इज मोर अ टॉकिंग पॉइंट देन अ जेन्युइन सॉल्यूशन टू यूएस? नो नो नो, या वी हैव टू अगेन इसको अनपैक करना आवश्यक है। सिर्फ रशिया नहीं, बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड बेचा है, पर वो एक अनरिलेटेड डिफरेंट रीजन है, उस पर मैं आता हूं क्यों है। जहां तक इंडिया और चाइना के ट्रस्ट का डेफिसिट है वो तो रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला। पर आप देखें कि क्या टर्की, मान लीजिए यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में देखते हैं, टर्की और क्या बोलते हैं, इंग्लैंड और फ्रांस का रिश्ता बहुत बढ़िया है? बिल्कुल नहीं। पोलैंड और टर्किश लोग क्या एक दूसरे से एकदम गले मिलके घूमते रहते हैं? ऐसा नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन कैसे काम कर रहा है? यूरो जो है वो एक मॉनेटरी यूनियन है, पॉलिटिकल यूनियन नहीं है। तो यहां पे पॉलिटिकल यूनियन की बात नहीं हो रही है। हमारे जो द्वंद्व हैं वो चलते रहेंगे, हम राइवल्स रहेंगे, लेकिन वी कैन ऑलवेज कोलैबोरेट टू ब्रिंग डाउन द सुप्रीमेसी ऑफ द डॉलर,
क्योंकि डॉलर जो है एक वेपनाइज्ड करेंसी बन चुका है। दैट वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डॉलर को एकदम अस्त्र की तरह वो यूज करते हैं। कभी भी सैंक्शन लगा दो, आपका जितना फॉरेक्स रिजर्व है उसको जब्त कर लो, यही सब करते हैं ना अमेरिका। तो उस करेंसी पे ट्रस्ट करना पूरी तरह से अब सक्षम नहीं है राष्ट्र। उनको एक उसका एक ऑल्टरनेटिव चाहिए, और इसीलिए ये हो रहा है। अच्छा देखिए, ये एक करेंसी की बात नहीं हो रही है, करेंसी नेटवर्क, मतलब इंडियन डिजिटल रुपी, चाइनीज डिजिटल वन, रशियन डिजिटल रूबल, नाइजीरियन डिजिटल डॉलर, जो भी है वो सब अलग अलग रहेंगे। सॉरी, डिजिटल पाउंड है। तो बात ये हो रही है कि ये जो नेटवर्क तैयार होगा, इससे दो चीजें हो जाएंगी। युद्ध से एक चीज और हमारे सामने आया है कि जो आप क्रय विक्रय करते हो वो भी डॉलर में होता है ना, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। अगर डॉलर एक ऐसा ही वो इस तरह से निबंध करके रखते हैं, तो उसमें ट्रेड करने का मतलब है आप सिर्फ डॉलर का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो और अपने करेंसी का स्ट्रेंथ घटा रहे हो। अगर ये एक नेटवर्क वो चीज हो गया, तो फिर बायलैटरल ट्रेड को बढ़ोतरी मिलेगी, अपने ही करेंसी में आप ट्रेड कर पाओगे, और वो जो ट्रेडेबल वैल्यू है वो भी बेटर मिलेगा आपको। तो उस वजह से भी ये एक और वार्निंग साइन था। सो इट इज ओनली एक्सेलरेटिंग दैट प्रोसेस। अच्छा, मैं वो बात मैं क्लैरिफाई भी कर देता हूं जो आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल है कि ये गोल्ड क्यों बेचा जा रहा है। अच्छा, गोल्ड, ये मास सेल ऑफ कुछ नहीं हो रहा है गोल्ड का। हो ये रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको तेल चाहिए। तेल आप कैसे खरीदोगे? इस वक्त ये करेंसी नेटवर्क तो सेटअप करने की बात मैं कर रहा हूं, अभी हुआ नहीं है ना। तो अभी तो फिलहाल आपको यूएस डॉलर्स चाहिए। यूएस डॉलर्स अभी एकदम ऑल टाइम हाई पे चला गया है। यूएस डॉलर्स आप लोगे कैसे? गोल्ड बेच के। तो कई लोग जो है, दे आर, बिकॉज देयर फॉरेक्स रिजर्व्स आर लोअर, जिन सेंट्रल बैंक्स का एक्सटर्नल करेंसी रिजर्व्स लोअर है, वही लोग, आप चेक करके देख लो, वही लोग गोल्ड को बेच रहे हैं। भारतवर्ष ने नहीं बेचा, रशिया ने बेचा, क्योंकि रशिया के पास तो वो दिक्कत भी है ना। तो उनको दूसरे करेंसीज है जिससे वो कुछ कर सकते हैं, वो उनको वो चीज चाहिए। चाइना के पास वो दिक्कत नहीं है, चाइना के पास तो सबसे बड़ा डॉलर का रिजर्व पड़ा हुआ है इस वक्त, अपार्ट फ्रॉम जापान। जापान एंड चाइना होल्ड द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ डॉलर। इंडिया कहीं छठे या सातवें नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग्स। बट एनीवे, पॉइंट ये है कि ये जो है टेम्पररीली, जब भी युद्ध की स्थिति आती है जहां पे आपको आपका एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, तो सबसे पहले आप उसको सिक्योर करोगे। उसके लिए आपको दो चीजें सिक्योर करनी पड़ेंगी, ट्रेड रूट्स, ऑल्टरनेटिव सोर्सेस से जहां से आप एनर्जी ला सकते हो उसका ट्रेड रूट्स, एंड सेकेंडली उसको क्रय करने का, विनिमय करने का जो माध्यम है, यानी कि करेंसी। इसी वजह से जिस करेंसी में वो ट्रेड हो रहा है फिलहाल, उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो नेट नेट डॉलर का वैल्यू इसलिए बढ़ा है। मैंने एक बार स्पेकुलेशन किया था, मेरे ख्याल से वो एकदम सही है, कि यूएस करेंसी को स्ट्रेंथन करके उसका जो ये डेट जो है वो अनुपात में बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत अधिक हो गया, $39 ट्रिलियन, जो यूएस सरकार सर्विस नहीं कर पा रही है ठीक से। डॉलर स्ट्रेंथन होता है तो क्या होता है, वो सर्विसेबिलिटी बढ़ जाती है और वो दूसरे बाहर से निवेश भी ला सकते हैं। सो मनी फ्लोज बैक इनटू द यूएसए, वो तंत्र चल रहा है। तो युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, ट्रम्प जाके अपना डिक्लेयर कर दे कि वी वांट द वॉर, वी आर कैरिंग आउट, कुछ भी करे, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दुनिया को अस्त व्यस्त करके फोर्सिंग देम टू बाय हायर प्राइस्ड ऑयल, एंड सेकेंडली आपका करेंसी भी ऊपर जाए, तो वही तो पे ऑफ है यूएस के लिए। यूएस क्या ये सारा युद्ध मतलब ईरान को ठोकने के लिए कर रही है? नहीं, उसको एक वो मिल गया, एक ही ढील से उसने दो पंछियों का शिकार किया है। नंबर वन, ट्रंप के जो एश्केनाजी आका है, एडलमैन जैसे, जिन्होंने उसके कैंपेन को फंड किया, उनको खुश कर दिया, वो सब ज़ायनिस्ट हैं। तो इजराइल के एजेंडा भी उन्होंने संभाल लिया कि हाँ हमने अटैक कर दिया है। क्योंकि युद्ध जो है वो यूएस ईरान का युद्ध नहीं है, ये इजराइल ईरान का युद्ध है, जिसमें यूएस बीच में कूद पड़ा है, बिकॉज ट्रंप इज बिहोल्डन। तो ये वो वही चीज हो गया ना, कि ये एक करप्ट पॉलिटिशियन है, करप्ट पॉलिटिशियन अपने आकाओं को संतुष्ट कर रहा है और कुछ नहीं है। तो इसको सिर्फ जियोपॉलिटिकली नहीं देखना चाहिए, ये इनके जो निजी संबंध हैं, व्यावसायिक संबंध या राजनैतिक संबंध, उसके बेसिस पे भी हमें इसका आंकलन करना चाहिए। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे? इसमें दो पॉइंट्स, एक, यस आई फुली एग्री विद यू, कि मैं डिफरेंट वे में एग्री कर रहा हूं कि
कौन ये युद्ध जीतेगा, क्या इसके स्टेटेड मीन्स हैं, क्या अनस्टेटेड मीन्स हैं, ये तो 1-2 महीने बाद समझ आएंगे। अगर तेल यूएस ने वर्ल्ड का तेल बैरन बन जाता है, सबको तेल बेचता है, तो वो एक तरह से जीत चुका है। अगर वो डॉलर को दोबारा रीडॉलराइजेशन कर देता है, जो डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, तो वो एक तरह से बहुत बड़ा एम कर चुका है। पर मैं एक डालना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी यूएस को अच्छी तरह समझते हैं। वहां पे मैंने अभी एक आंकड़ा देखा कि रिचर्ड निक्सन, जिसको एक तरह से इम्पीच किया गया था या रिजाइन किया गया था, वो रिचर्ड निक्सन से ज्यादा लोअर रेटिंग है आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप की इंडिपेंडेंट्स के अंदर। और इंडिपेंडेंट्स जो दो बड़ी पार्टीज हैं, डेमोक्रेट रिपब्लिकन, आज के दौर में इंडिपेंडेंट एक बहुत बड़ा समूह है वहां पे। उस समय अलग था 60-70s में, उसके अंदर ही इज वर्स देन रिचर्ड निक्सन। तो ये कितनी देर सस्टेनेबल है ट्रंप के लिए, क्योंकि विक्ट्री राइट या रॉन्ग जो भी ईरान की हो, जो भी मिलिट्री की हो, एक लंबा विषय है। अगर ये रहा तो मिड टर्म से पहले उसको विक्ट्री डिक्लेयर करके निकलना पड़ेगा। तो ग्लोब के लिए सप्लाई चेन्स का क्या होगा उस दिशा में, थोड़ा उस पर भी पहलू डालिए, क्योंकि एंड एक और इसमें एक और जोड़ दूं, तो वो प्लेन गिरा है उनका, कहा जा रहा है पायलट ईरान ने कैप्चर कर लिया है, नहीं कैप्चर किया, आई डोंट नो, बट अगर कैप्चर कर लिया है और उसको कैमरा पे लेके आए और कुछ भी इन्होंने उल्ट पुल्ट किया उसके साथ, तो यूएस डजंट हैव द स्टमक टू सी इट्स एयरफोर्स पायलट बीइंग ट्रीटेड और मिसट्रीटेड में बहुत राइट वर्ड है, मैनहैंडल भी बहुत राइट वर्ड है। तो मैं ये जो आप कह रहे हो कि उनका जो पॉपुलैरिटी इंडेक्स है वो इस वक्त 33% पे, विच इज द लोएस्ट ऑफ एनी यूएस प्रेसिडेंट इन द लास्ट 50 इयर्स। इतना खराब हो चुका है ये प्रेसिडेंट जो भारी मत से जीत के आया था। तो ठीक है, वो तो ट्रंप ने खुद एक वन ऑफ हिज न्यूमरस डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उसने कहा कि अगर हम इसको रिजॉल्व नहीं कर पाए तो हम तो शायद कांग्रेस हार जाएंगे, फिर ये लोग तो मुझको इम्पीच कर देंगे, ये लोग तो मुझको इम्पीच कर देंगे। 2 बार रिपीट किया उसने, मतलब उसके मन में जो डर है उसने पब्लिकली भी उसको व्यक्त कर दिया है। ठीक है, तो वो तो है, इसलिए ये उसके लिए भी बहुत लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए वो वाकई में जो बोल रहा है ना कि 2-3 हफ्ते में हम खत्म कर देंगे, ही रियली मीन्स इट। पर युद्ध का एक कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर ये है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटास्टेसाइज, यानी कि वो बदल के कुछ और आकार ले लेता है और हाथ से निकल जाता है। ये वो छोटा सांड है जिसको बोतल में भरना बहुत मुश्किल होता है। तो ट्रंप के सिर्फ चाहने से वो नहीं होगा, पर हाँ एक चीज हमें ध्यान रखना है कि युद्ध तो यूएस इजराइल ने दोनों ने मिलकर चालू किया, लेकिन अगर यूएस हट भी जाती है तो ये युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि वो इजराइल ईरान वाला समाप्त नहीं होगा। एक्चुअल 2 पार्टीज वो हैं, 2 कट्टर, यहूदी कट्टर और इस्लामिक कट्टर, ये लोग तो लगे रहेंगे। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, इसमें अमेरिका का एक और पे ऑफ है जो बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक विषय है, छोटा विषय है, बारीक विषय है, इसलिए लोगों के ध्यान से निकल गया है, जिसको जो इंडिया में भी उसका एक इंपैक्ट होता है, वो बताता हूं। वो है हीलियम। विश्व का 46% हीलियम 2 देश तैयार करते हैं, यूएसए एंड कतर। कतर के पास 25% है और 21% यूएस करती है, लेकिन यूएस के पास बनाने की क्षमता उससे अधिक है, वो पूरे दुनिया को सप्लाई करने उतना कैपेसिटी उनके पास हीलियम रिफाइन करने का। हीलियम किससे बनता है? उसी क्रूड ऑयल से। इट्स वन ऑफ द हायर रिजर्व फ्रैक्शंस। तो हीलियम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिना हीलियम के आपका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। इट्स द ओनली गुड इनर्ट गैस जिससे आप वो जो फाइन क्या बोलते हैं उसको, चिप्स को एचिंग करते हो, वेल्डिंग करते हो, छोटे छोटे माइक्रो कंपोनेंट्स बिठाते हो, वो सिर्फ हीलियम गैस के अंदर ही हो सकता है। देयर इज नो अदर वे, और कोई प्रोसेस नहीं है। तो अगर हीलियम गैस का निर्यात बंद हो जाए तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर होगा? चाइना। क्योंकि चाइना पूरा का पूरा अपना जो हीलियम है वो खुद उत्पादन नहीं करती है, वो कतर से मंगाती है, और कतर का बंद हो गया। एज यू नो, कतर के प्लांट पे जो आक्रमण हुआ था ये चाइना के लिए बहुत विफल हुआ। यद्यपि ईरान चाइना का प्रॉक्सी है एक तरह से देखा जाए तो, यूएस पे आघात करने के टारगेटिंग इंफॉर्मेशन सब कुछ चाइना दे रही है और रशिया दे रही है, लेकिन जो वो कतर का जो मेन गैस फील्ड पे आक्रमण किया था उसको रेस्टोर करने में अब तो कह रहे हैं कि 3 से 4 साल लगेगा। एंड 17% ऑफ द ग्लोबल गैस सप्लाई इज देयरफॉर अफेक्टेड बिकॉज वो कतर से आता था और उससे हीलियम भी आता था। तो ये हीलियम इकोनॉमी जो है ना, उसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है। अच्छा, ये याद रखें कि भारतवर्ष इज नाउ अ ग्रोइंग सेमीकंडक्टर पावर।
कल ही हमारा जो सेमीकंडक्टर प्लांट था 14 महीने पहले उसकी नींव रखी गई थी, इट वेंट लाइव. इट विल बी प्रोड्यूसिंग 6 मिलियन यूनिट्स एवरी ईयर. ऑलराइट. अच्छा, और 4 और बड़े बड़े प्लांट्स आ रहे हैं. आप ये प्लांट चलाओगे कैसे अगर हीलियम नहीं मिला? तो चलाना तो पड़ेगा ना. हाँ, आप कह सकते हो कि हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी है, पर सप्लाई चाहिए ना. पहले क्रूड ऑयल आएगा तभी तो जाके आप उसको फिर रिफाइन करके निकालोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे. वो नेचुरल गैस से निकलता है, सॉरी, क्रूड से, नेचुरल गैस से निकलता है. तो नेचुरल गैस का सप्लाई अगर कम हो गया, क्योंकि सबसे पहले तो आप हीलियम नहीं बनाओगे, सबसे पहले आप नेचुरल गैस और एलपीजी और ये सारी चीजें जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सप्लाई करोगे, उसके बाद आएगा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है और अमेरिका इज इन अ मोनोपोली पोजीशन टू प्ले दिस. इट कैन हर्ट द चाइनीज असेंट इन द एआई स्पेस, इन द सेमीकंडक्टर स्पेस. इस युद्ध के कारण जब तक ये चलेगा वो उनका सप्लाई पे बहुत बुरा असर होने वाला है. ठीक है, तो ये एक चीज और है. तो अब मैं एक मिनट, एक वो 2 तार जोड़ देता हूं. तो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जो चीज है ना, वो ये सारी चीजों को देखती है. आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये नहीं कि हम पाकिस्तान पे आक्रमण करने वाले और कोई दिमाग में विषय ही नहीं है. सबसे बड़ा विषय क्या है? देश की आर्थिक सुरक्षा, रोटी कपड़ा मकान. भैया, हमारे इंडस्ट्रीज चलते रहे, हाँ, घर पे गैस पहुंचता रहे, तो इसको सिक्योर करने की बात है. हमारी नेवी का एक बेड़ा इस वक्त दुनिया में एकमात्र नेवी है जो ये गल्फ ऑफ ओमान में बैठी हुई है, permanently stationed. There are 10 Indian ships, frigates and destroyers, some of the best ships in the Indian Ocean region. तो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी इस पे नहीं बैठेगी तो इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कैसे करेगी? आप सोचिए, ये कोई एक कंपनी नहीं कर सकती, जो जितना भी बड़ा हो, चाहे वो अदानी एंटरप्राइजेस हो या अंबानी के रिलायंस, हमारी साहब का रिलायंस हो या ओएनजीसी हो, कोई भी हो. ये राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल सप्लाई चेन को सुलझाना पड़ेगा. आपको सारे जो पाथवेज है ना उनको सिक्योर करना है. दुनिया में जितना भी एनर्जी का ट्रेड आता है या फिर नॉर्मल व्यवसाय भी होता है, उसके 6 चोक पॉइंट है. पनामा कनाल, स्ट्रेट ऑफ सुंडा, मलक्कन स्ट्रेट, मलक्कन खाड़ी, हॉर्मुज, बाबल मंदब जहां रेड सी से इंडियन ओशन का संपर्क होता है, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. ये 6 जगह हैं जिन पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, स्थिति आ गई, ये युद्ध हो गया उनके वहां पे राष्ट्रों में, तो फिर पूरे ट्रेड, व्यवसाय, एनर्जी सप्लाई, सप्लाई चेन, हर चीज पे इंपैक्ट होता है. अब भारतवर्ष तो अब छोटा मोटा देश नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के हिसाब से. हमारी जरूरतें बहुत है उसकी आपूर्ति के लिए, और हम भी ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं. हर चीज तो आत्मनिर्भरता से नहीं हो सकता है ना, तो हमें इन सब चीजों को सिक्योर करना पड़ेगा. इसीलिए सीसीएस हैज टू मीट. उनको कंसिडर करना पड़ेगा डिजिटल करेंसी लाके हमारे क्रय विक्रय को सिक्योर करना. उनको कंसिडर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल देश है और चाइना भी आक्रामक रहता है, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते. तो हमारे एयरफोर्स को सशक्त करना पड़ेगा, एयर डिफेंस को सशक्त करना पड़ेगा. उसके लिए जो ऑर्डर्स देने हैं दो, जो नहीं मिल रहा है उसका विकल्प सोचो. कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी को यह तय करना पड़ेगा कि अगर हमारा एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में है, उसके जो विकल्प हैं उन विकल्पों को हम कैसे सिक्योर करें. ठीक है, ये कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी इस आपातकाल से, जिसको आप ये मत समझे कि युद्ध उधर हो रहा है, हम लोग यहाँ पे आईपीएल देख रहे हैं. आप देख पा रहे हो क्योंकि सीसीएस इतनी बार मिल रही है और इन चीजों को कंसिडर कर रही है. कोई भी अगर सरकार होती है, अगर रेस्पॉन्सिबल सरकार है, उसको तो करना ही पड़ेगा ना. और ये सारी चीजें जुड़ी हुई है, जैसा मैं थोड़ा समझा रहा था, मैं कुछ उदाहरण दिए, उससे समझ में आया होगा लोगों को. आप फर्टिलाइजर ले लो. फर्टिलाइजर का, अच्छा मैं आश्वस्त कर दूं लोगों को, हमारे पास इस वक्त पिछले 20 साल में जितना स्टॉक था एवरेज, सबसे हाईएस्ट है. कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. आपको आपके प्लेट में कचुम्बर और पोटैटो सब आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. उत्पादन में क्षति नहीं होगी क्योंकि फर्टिलाइजर स्टॉक्स आर मोर देन सफिशिएंट. बट हमें तो फॉरवर्ड प्लानिंग भी करना है ना. अगले साल के लिए इस साल का जो फीड स्टॉक है वो आएगा, तभी तो आप प्रोड्यूस कर पाओगे. तो उसका प्लानिंग कौन करेगा? और वो प्रॉब्लम समर्स में आपको हिट करनी शुरू कर देगी. तो यू राइट, सीसीएस का बहुत बड़ा दायरा है, तभी तो सारे टॉप मिनिस्टर. एग्जैक्टली. पर ऐसा कहने के बावजूद मैं इतना भी कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो समाप्त तो हुआ नहीं था. हमारे धुरंधर तो अभी भी उनको ठोकने में लगे हुए हैं. पानी तो अभी भी बंद है, वहां पे अकाल की स्थिति है, उनको हम हर जगह पे ठोकते ही रहते हैं. तो वो सब चल रहा है, आप लोग उसमें चिंता ना करें. और युद्ध कभी भी हो सकता है, क्योंकि देखें,
अब जियोपॉलिटिकली देखते हैं इस चीज को। पाकिस्तान के पास ना लेवरेज जिसको कहते हैं, उसके पास 2 या 3 ही लेवरेज है। उसका वैल्यू क्या है? नुइसेंस। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा सामान नहीं है जो बाकी विश्व को चाहिए, पर उसके पास जिहादी लोग हैं, ठीक है, और वो नुइसेंस जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है, या जो 2 नुइसेंस करने वाले लोग हैं, चूंकि वो खुद नुइसेंस मेकर है, उनके बीच में सुलह करा सकता है। ये उसकी यूटिलिटी है। तो अभी वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ईरान वाला युद्ध है, जो पूरे विश्व को इसको इंपैक्ट कर रहा है, उसको वो कहीं बीच में घुस के मध्यस्थता कर दे। लेकिन रियलिटी ये है कि ईरान डजंट ट्रस्ट पाकिस्तान। मतलब कई बार वो ओपनली कह चुके हैं, एकदम मुंह पे थप्पड़ मार के बोला है कि नहीं होगा, और उन्होंने रिफ्यूज किया। इस्लामाबाद में दे हैड सेट अप होटल्स एंड ऑल, ये वांस वगैरह गया था, उन्हें बोला हम वहां नहीं आने वाले हैं। अगर आपको करना है, आपके जो आपने जो सोचा है हमें बता दो। तो वो एक कॉन्सुलेट है, वहां से उन्होंने मंगाया, वहां पे ईरानियन ऑफिशियल गया और वहां से मंगा के लाया। तो ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ हुआ ना। आप सब कुछ थाली सजा के बैठे और मेहमान ने कहा कि मैं तो नहीं आने वाला था। तो ये वो स्थिति है। अभी कतर हैज टेकन ओवर ऑफिशियली एज द मीडिएटर बिटवीन यूएस, इजराइल एंड ईरान। एक्चुअली इट्स बिटवीन इजराइल एंड ईरान, सो कतर इज मीडिएटिंग। कतर के पास काफी अनुभव है इस चीज को करने का। एनीवे, तो पाकिस्तान क्या करेगा इस स्थिति में? अब देखते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। वहां पे जो विघटनकारी शक्तियां हैं, बलोच हैं और हमारे अफगानी भाई हैं, पश्तून हैं, ये तो बिल्कुल एकदम युद्धंगदेही स्थिति में है और हर रोज दर्जनों के हिसाब से ठोक रहे हैं पाकिस्तानी सैनिकों को। पाकिस्तान के 3 कोर तो परमानेंटली वहां पे जम गए हैं। ये कहां गजा में सोल्जर भेजेंगे और सऊदीज को हेल्प करेंगे वाकई में। और शायद इसीलिए उन्होंने उनको थोड़ा सा उंगली किया अफगानियों की कि हाँ बैल मुझे मार, फिर दूसरों को बताओ कि हाँ मुझे छोड़ दे, मेरा तो युद्ध चल रहा है। 3 कोर उनके उधर डिप्लॉयड है, 2 उत्तर में, 1 पश्चिम में बलोचों के यहाँ पे, और 4 कोर उन्होंने परमानेंट पोजीशन पे इंडिया के अगेंस्ट खड़ा करके रखा हुआ है पाकिस्तान ने। तो अगर ये स्थिति है, अंदर आपका गृह युद्ध चल रहा है, अकाल पड़ा हुआ है, तेल है नहीं। अभी कल 300 रुपया तेल का भाव बढ़ गया पाकिस्तान, 300 रुपया पर लीटर। हाँ, एक पाकिस्तानी रुपया 30 पैसे के बराबर है भारतीय, लेकिन 300 रुपया मतलब 100, मान लीजिए भारत में 100 रुपया तेल का भाव बढ़ जाए एक दिन में, आप लोग क्या करेंगे? हमारे यहाँ तो 1 रुपए 2 रुपए बढ़ता है तो लोग हाहाकार करते हैं। तो वहां पे हाहाकार की स्थिति है। अच्छा, इसमें क्या है, क्योंकि उनका जो वजीर आजम है शरीफ, वो उसको कोई पूछता ही नहीं है, वो एकदम निकम्मा, सब उसको निकम्मा मानते हैं। वो सब पता है कि उसने वो आसिम मुनीर का शिकंडी है, चला आसिम मुनीर है, तो सारा ब्लेम अब डायरेक्टली पाकिस्तान के लोग आसिम मुनीर पे डाल रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को एक गाजी मानता है और गाजी बनना चाहता है, उसको गजवाए हिंद का ख्वाब है, जो वो ओपनली बोलता है, और वो सोचता है कि वो उस देश का बहुत बड़ा चैंपियन है, उसको अगर लोग गाली दें तो वो क्या करेगा? तो एक चीज वही कर सकता है, जो उनका मेन न्यूसेंस वैल्यू है, वो यहाँ पे इंडिया में कुछ प्लानिंग करके अटैक करवाएगा। तो इसकी भी खबरें, इसके समाचार और सूचना हमारे पास है, क्योंकि हमें यही याद रखना है कि अगर हम धुरंधर जैसे कांड करा सकते हैं पाकिस्तान में, उस सोसाइटी को हम ऊपर से नीचे तक एकदम दीमक की तरह हम अंदर घुस चुके हैं। हमारे पास ऐसा पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा है बड़ा प्लानिंग जो हमें पता ना हो। जो आपने पिछले कुछ सालों में देखा है ना, भारतवर्ष के किसी स्थान पे आतंकी हमला नहीं हुआ, कश्मीर में हुआ, दिल्ली में एक कांड कर गए, फिर उसका नतीजा भी ये लोग भुगते, लेकिन कोई बड़ा हमला कर नहीं पाए। और दिल्ली के कांड को भी वो एक्चुअली वो कर नहीं पाए, जो प्लानिंग था वो नहीं हो पाया। वो पैनिक में उस बंदे ने वो कर दिया और फिर वहां पे फट गया, कुछ लोग मर गए, ठीक है, वो भी निप्ट इन द बड, बिकॉज उनको पता लग गया कि पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है, इसलिए वो फट गया, ठीक है ना। तो वी वर एबल टू स्टॉप not 99.9 and almost 100% of आतंकी हमला in the last 10 years, ठीक है। लेकिन इनका पेनिट्रेशन बहुत हाई है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब ये मोहम्मद यूनुस था बांग्लादेश में, उस समय बांग्लादेश के थ्रू इन्होंने काफी बीएटी टीम्स को यहाँ पे घुसाया और यहाँ के स्प्लिंटर सेल्स को एक्टिव कराया है। तो ये सारा समाचार सरकार के पास है। ये भी तो एक चीज है जिसको कंसिडर करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वो वो कर देते आत्मघाती हमला, हमने डिक्लेयर्ड पॉलिसी क्या है भारतवर्ष का, आप हम पे हमला करोगे आतंकी तो वी विल कंसिडर इट एन एक्ट ऑफ वॉर, वी विल स्ट्राइक एट द स्टेट, नॉट जस्ट एट द टेररिस्ट। इसका मतलब क्या है, हमें इस पोस्चर को रखने के लिए एट ऑल टाइम्स वी विल हैव टू बी एट फुल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस,
जो स्थिति अभी है विश्व में, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और चरमरा गई है, तो जब भी अंदर से वो लोग टूटते हैं ना, वो बाहर हमला करते हैं और उनका टारगेट इंडिया होता है। कि उसके बस इतने नहीं कहा था कि हमारे ऊपर कुछ होगा हम तो बॉम्बे और दिल्ली पे अटैक कर देंगे न्यूक्लियर बॉम्ब से। दैट इज वाई जो आपने बोला सीसीएस के बहुत पहलू हैं। तभी जैसे मैंने बात हमने शुरू करी, फाइनेंस है, फॉरेन मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, स्पेशल इनवाइटीज है, एनएसए है, ये है। पर मैं दो पहलू पे और जाना चाहता हूँ इस पूरी कॉन्वर्सेशन में। एक पहलू पाकिस्तान पे, जो यूएई ने सडनली अपना 3 बिलियन कितना 2.5 बिलियन का लोन रिकॉल कर लिया है इतने 2 बिलियन 2.1 बिलियन का लोन था, और वो तो ऑफिशियली रिकॉल्ड है, और कह रहे हैं सऊदी अरेबिया अपना लोन रिकॉल कर रहे हैं। तो थोड़ा जब पाकिस्तान पूरा घिरा हुआ है, वो बोलते हैं ना, जब व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, और मंदी में आटा गीला, वैसे ही खाने को नहीं है, ऊपर से और हालत खराब हो रही है। तो ये यूएई ने और सऊदी अरेबिया ने क्यों किया, थोड़ा इस पे ब्रीफ में अगर आप कवर करेंगे, व्हाट इज दिस गेम, एंड देन आई विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें जो डिप्लोमेटिक गतिविधि है ना, उसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। भारतवर्ष का इस वक्त डिप्लोमेटिक गतिविधि किसके साथ हो रहा है? कौन मिस्टर मोदी से डायरेक्टली बात कर रहे हैं? सऊदी के किंग, अमीरात के तो 2 बार घूम के गए हैं यहां से, ठीक है। फिर अलदानी साहब ने फोन किया था, लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ। पुतिन साहब के साथ तो होता ही रहता है। डोवाल जी के पास वहां से डेप्यूटी जो डिफेंस मिनिस्टर है वो आके बात करके गया है। डोवाल जी खुद जा रहे हैं, ठीक है। यूएस से जेडी वांस का जो टीम आया था ना पाकिस्तान, वो इंडिया होके गया है, एकदम चुपचाप, एकदम हाईलाइट नहीं किया गया। वहां से भी बात हुई। ट्रंप के साथ 40 मिनट का कन्वर्सेशन हुआ। वो ट्रंप जिसके साथ मोदी ज्यादा बात नहीं करते, पहले तो कर ही नहीं रहे थे, फिर बात किया उन्होंने पिछले वर्ष के अंत में। तो इन सब का जो इंगित है वो क्या हो रहा है? भारतवर्ष इस वक्त अगर यूनिलैटरली पाकिस्तान पे अटैक कर दे और कहे कि भाई जैसे इसराइल और अमेरिका कर रही है हम भी वही कर रहे हैं, हमें अपनी सुरक्षा की चिंता है, हम तो इसको डिसमेंटल करेंगे, वो अगर हुआ तो अमेरिका का जो पूरा स्ट्रेटेजिक पॉस्चर है चरमरा जाएगी। तो अमेरिका को हमें अपने पाले में लेना पड़ेगा, बिकॉज इस वक्त ट्रंप ने जो बेवकूफियां की हैं, जो भी है, फल ये है कि हमें अमेरिका से तेल और नेचुरल गैस लेना पड़ रहा है। अमेरिका, कनाडा, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया और रशिया, ये हमारे बड़े विकल्प है, ठीक है। और हमारे पास कोई इसका और पर्याय नहीं है। तो अमेरिका को एकदम नाखुश करके हम कुछ कर नहीं सकते। हमें ये पता है, अब देखें कैबिनेट कमेटी के सामने क्या है, हमें पता है कि ये लोग टेररिस्ट अटैक करने वाले हैं, और वो हुआ तो जिस वर्ष में ये इलेक्शन ईयर है, प्लस हमारा जो पब्लिक है वो ऑलरेडी शुद्ध है पिछले साल से ही, एवरीबडी इज बेइंग फॉर ब्लड, ठीक है। तो ये लोग ऐसा नहीं कर सकते कि फिर से रोक के हम बैठ जाएंगे, हम लोग यही कूटनीति गेम खेलेंगे। तो अटैक तो हमें करना पड़ेगा। तो अटैक करने के लिए इन लोगों को भी अपने पाले में करना है। अब मैं इसको एक चीज और के साथ जोड़ता हूं। आप एक और फॉलआउट देखिए इस ईरान युद्ध का। वो एक था ना ब्लड मैप, लेफ्टिनेंट कर्नल रैल्फ पीटर्स थे एक यूएस के, उन्होंने 2006 में एक ब्लड मैप बोल के बनाया था, विच इज अ मैप ऑफ ऑल ऑफ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। उस ब्लड मैप में उन्होंने रीड्रॉ करके बोला था कि जो अभी ब्रिटिश साम्राज्य चला गया इस क्षेत्र से, और ये आर्टिफिशियल देश क्रिएट करके गया है, इसका एक रीओरिएंटेशन होगा। उसमें क्या था? एक ग्रेटर इजराइल था। वो तो अमेरिका में वो क्रिश्चियंस और यहूदियों का एक मिला जुला वो है, क्या बोलते हैं, स्वप्न है। ग्रेटर इजराइल बनेगा, सऊदी अरेबिया छोटा बन जाएगा, और वहां पे एक उसके पूर्व में एक नया शिया राज्य बनेगा, जो ईरान का तेल का क्षेत्र, सऊदी का तेल का क्षेत्र और कुवैत, ये 3 मिलकर एक नया राज्य बनेगा, ठीक है। यमन छोटा बन जाएगा, ओमान बड़ा बन जाएगा, यूएई जैसा था वैसा ही रहेगा, ओके। इंडिया में गिलगिट बाल्टिस्तान जो है अफगानिस्तान में चला जाएगा, और पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, जिसमें बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट नेशन होगा, ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान और पाकिस्तान का बलूचिस्तान एक नया देश बनेगा, सिंध अलग राष्ट्र होगा, पाकिस्तान बन जाएगा सिर्फ पंजाब। तो ये जो हम ख्वाब खुद देखते हैं ना, पाकिस्तान के 4 टुकड़े, वो यूएस की एक तरह से सामरिक और लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल पॉलिसी भी है। तो अगर ऐसा करने की स्थिति बन जाए, जो सारी स्थितियां हैं, जो इक्वेशंस हैं,
समीकरण अगर बन जाए और इंडिया ये कर देता है, तो उसमें हमें यूएस को साथ लेके चलना पड़ेगा और चीन को साथ लेके चलना पड़ेगा। चीन का देखिए इसमें क्या है, पाकिस्तान को दो तरह से यूज करता है। नंबर वन, इंडिया को तंग करने के लिए, क्योंकि हम परस्पर राइवल हैं। दूसरा, वो इंडिया पे डिपेंड ना करके अपना ट्रेड रूट बनाना चाहते हैं, इसलिए उसने वो महंगा सीपेक बनाया जो एकदम वाहियात है, चला नहीं। एक उन्होंने उसका क्या नाम रखा है, सी मैक और समथिंग, जो म्यांमार के थ्रू है, एक वो भी बनाया है उन्होंने। लेकिन म्यांमार में गृह युद्ध है, तो वो भी सिक्योर वो नहीं है, पाथ नहीं है। इंडिया एक स्टेबल लार्ज देश है जिसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर अब बुरा नहीं है। तो एक अगर हम संधि कर लेते हैं कि भाई ऐसा है कि तुम वो तिब्बत के रास्ते जो तुम्हारा वो नेशनल हाईवे है वहां से इंडिया में जोड़ दो हमारे हाईवे सिस्टम में, और हम इसको जाके मुंद्रा पोर्ट के साथ जोड़ देंगे, आपको ब्लू वो वार्म वाटर पोर्ट एक्सेस मिल जाएगा इस तरफ जो आपको चाहिए इंडियन ओशन रीजन में। दूसरा, आप वो नाथुला पास से सीधा नीचे आ सकते हो, ओके, आके हमारे वो पारादीप और हल्दिया ये जो पोर्ट्स हैं वहां पे भी हम एक्सेस दे सकते हो, तो चाइना के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन उसके एवज में हम अपने बॉर्डर को सेटल कर ले। तो ये एक चीज जो है वो बैक चैनल में कई वर्षों से इसका चल रहा था। अब जो स्थिति बनी हुई है इस युद्ध की स्थिति में, अगर वो मैप चेंजेस हो गया, इसी झटके में उसको नेगोशिएट करके निकाल लिया जाए, तो एक सवाल जरूर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में अगर मैं होता तो मैं ये पूछता कि ये क्या ये वो वक्त है जब हम इसी झटके में अपने बॉर्डर इश्यूज को समाप्त कर दें और ये सारे ट्रीटीज कर दें और पाकिस्तान का भी खात्मा कर दें। देखें, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए हमें अपने बड़े बड़े स्ट्राइक फोर्स वहां पे घुसाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही ऑक्यूपाई करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान टिका किस पे हुआ है? उसकी मिलिट्री पे। उसका जो ये जिहादी वो है वो कुछ नहीं है, वो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। अगर उसका सपोर्ट आप दाना पानी बंद कर दो, क्या क्या जिहाद करेंगे? हवा लेके वो कोई जिहाद नहीं होता। तो वहां पे क्या है कि आप, मैंने एक एस्टिमेट किया था कि 42 टारगेट्स हैं जिसको आप अगर उड़ा दो पाकिस्तान समाप्त। कौन से हैं वो 42 टारगेट? 24 उनके एयरफील्ड्स और एयर बेसेस हैं बड़े बड़े, राइट, जहां से उनके हवाई जहाज उड़ सकते हैं, सामरिक हवाई जहाज। 11 स्थल ऐसे हैं जहां पे उनका एमिनेशन और असला ये सब प्रोड्यूस होता है, और ये सारा इस्लामाबाद के 200 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। एंड उनका जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है जहां पे ये बम वगैरह बनाते हैं अपना, तो वो भी 2 ऐसे स्थल हैं, वो भी इस्लामाबाद के पास ही है वो सारा, और उसका कंट्रोल भी वहीं पे है। स्टोरेज थोड़ा डिस्पर्स्ड है। इसके बाद ये हो गया 11 वो स्थल मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड। फिर आता है उसका नर्व सेंटर, इकोनॉमिक नर्व सेंटर, विच इज कराची। इकोनॉमिक नर्व सेंटर और नेवी की घाटी है। तो अगर आप कराची को, हार्बर को उड़ा दो और उसके जो विशिष्ट स्थल है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग है उसको उड़ा दो, तो ये गया उनका इकोनॉमी का आधा, 50% ऑफ द इकोनॉमी। एंड फाइनली उनके मैंने बताया था 7 स्ट्राइक कोर है पाकिस्तान के, तो वाजिब है कि अगर 7 कोर है तो 7 हेडक्वार्टर्स होंगे। आप ह्यूमेंट कलेक्ट करो कि कब इनके आला ऑफिसर वहां पे हैं, उस वक्त सारे 7 स्ट्राइक कोर पे इकट्ठे हमला करो, और बाकी मैंने जो बताया टोटल 42 स्थान है उस पे हमला करो। उसके लिए हमें क्या चाहिए? देखिए, हमारे जो ब्रह्मोस और दूसरे मिसाइल्स हैं इंक्लूडिंग अग्नि, उनका सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी मार करने की एक्यूरेसी 1 मीटर के रेडियस पे है, और ये प्रोवन है। हमने सिंदूर में 45 सेंटीमीटर के वेंट से नूर असलम बेग वो उसको उड़ाया था, ठीक है। तो ये प्रोवन टेक्नोलॉजी है हमारे पास, और पाकिस्तान का कोई 1 इंच नहीं है जो हमारे ब्रह्मोस बैटरीज और लॉन्ग रेंज मिसाइल के बैटरीज के, इवन मीडियम रेंज मिसाइल के बैटरीज के रेंज में नहीं आता है, चाहे वो एयर फायर्ड हो या ग्राउंड फायर्ड हो या नेवी से फायर किया हुआ हो। तो मेरा एस्टिमेट ये है कि आप अगर 300-400 मिसाइल दाग देते हो तो ये समाप्त हो जाएगा ये देश, उसका पूरा ऊपर का ढांचा है पूरा समाप्त हो जाएगा, और अंदर से जो विघटनकारी शक्ति है वो बाकी काम वही कर देंगे। इसमें चीनियों को साथ लेके चलना है, अमेरिकियों को साथ लेके चलना है। अच्छा, और को उनका फायदा दिखाना पड़ेगा। एक चीज और मैं कहना भूल गया, जो हमारे मिसाइल्स हैं उसमें मोस्ट पीपल डोंट नो दिस, बट जो एक्सप्लोसिव्स है, वॉरहेड तो मतलब एक्सप्लोसिव ही होता है ना, इट इज नॉट नॉर्मल टीएनटी।
Indian scientists have discovered, and only US and India has this technology. उनका chemical composition अलग है, हमारा अलग है. Indians are some of the best chemists in the world. We have an explosive which is 2.7 times more powerful than TNT. So हमारा 300 kilogram warhead या 1000 kilogram warhead is 2.7 times more powerful than a normal, जैसे टोमाहॉक में है या फ्रांस के भी मिसाइल्स में है, इजराइल के मिसाइल्स में भी है. So we have that. तो हमारे लिए ये कम मिसाइल से जो यहाँ पे 15,000 स्ट्राइक्स की ईरान में और सफल नहीं हुए, हम लोग उसका एक 30वां भाग 500 मिसाइल से हम कर सकते हैं. हमारे पास कितने मिसाइल है उसमें जाने की भी आवश्यकता नहीं. 500 मिसाइल कुछ भी नहीं है हमारे लिए. शामिक, एक किसी और दिन मैं डिस्कस करूंगा कि चाइना को कॉन्फिडेंस एंड चाइना के लिए पाकिस्तान कितना जरूरी है इज अ वेरी difficult thing for India to achieve, but वो separate topic है. I want to come to my last question, which is this के अब 4 सिविल एयरपोर्ट्स, क्योंकि हमने CCS की बात की, हमने एक वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स को कवर किया कि इकोनॉमी है, फाइनेंस मिनिस्टर है, फॉरेन पॉलिसी है, सप्लाई चेन्स है, आपने हीलियम बहुत इंपॉर्टेंटली कवर किया, फर्टिलाइजर्स जो अभी लोग बात नहीं कर रहे, लोग सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं, पर किसान अभी 1-2 महीने बाद फर्टिलाइजर्स की इंपॉर्टेंस पता ही है सबको, तो फर्टिलाइजर है. पर साथ ही साथ हम कितना रेडी हैं, क्योंकि 4 सिविल एयरपोर्ट्स जो इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करता है, सडनली वो टेम्पररी शटडाउन्स पे जा रहे हैं ड्यू टू शेड्यूल्ड रनवे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वर्क. भाई कौन सा शेड्यूल्ड रिपेयर था, नहीं था, मुझे नहीं पता, और कब से ये अनाउंस करते हैं मुझे नहीं पता. और ये जोधपुर, श्रीनगर, पुणे, आदमपुर अलग अलग टाइम्स पे इस साल सो कॉल्ड रीकार्पेटिंग के लिए बंद हो रहे हैं. तो अब CCS मीटिंग्स हमने बात की, डिफेंस मिनिस्टर की बात करी, जो उन्होंने वार्निंग दी थी, मिस एडवेंचर की बात करी, उससे पहले हमारे आर्मी वाले बोल चुके हैं कि पाकिस्तान तभी हार मानता है जब भूमिक होता है. उस सबके साथ, क्योंकि हमने नेवी की बात आज थोड़ी करी, ये आप किस संदर्भ में देख रहे हैं? आर वी आर इन अ सेंस, नन ऑफ अस कैन नो द इनसाइड थिंग, बट जो हालात हैं, पाकिस्तान इज अ हिस्टोरिक वनरेबिलिटी. डू यू थिंक वी आर, while evaluating the situation, also rapidly preparing at every level to do it? जैसे आपने रशिया का बोला जल्दी आ गया है, तो वो कुछ पुश किया होगा तभी जल्दी आया है, क्योंकि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी करना इज नॉट नॉर्मल. बहुत एफर्ट लगता है जल्दी कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करने. खुद रशिया, हाँ, ओ यस वेरी, रशिया जब खुद ट्रैप्ड है इन अ सेंस इन अ वॉर, उसको अपने रिसोर्सेज चाहिए, तब भी जल्दी भेज रहा है. तो ये जो एयरपोर्ट्स की न्यूज़ है, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख के आई जस्ट वांट योर क्लोजिंग कमेंट्स ऑन दैट. मैं तो ये समझता हूं कि मई और सितंबर के बीच में इट इज पॉसिबल दैट वी माइट सी समथिंग, एंड उसका जो ट्रिगर होगा वो ट्रिगर पाकिस्तान से आएगा, क्योंकि उसके अंदर इतना वो प्रेशर है, बिल्डअप हो रहा है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे. वो अपने आदत से बाज नहीं आ सकते, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम ऐसे ही चलता है. जो सडनली वो पैटर्न ब्रेक करके वैष्णव जन तो नहीं गाने वाले. वो वही करेंगे जो वो करते आए हैं. वो हमको एक मौका मिलेगा और हमें पता है कि वो होने वाला है, इसलिए ये तैयारी की जा रही है कि इस बार जो है एकदम आर पार की एक्शन हो और उसको समाप्त कर दिया जाए. और मैंने जो कहा उसी ऐसा ही कुछ होएगा. उनका एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं होता तो मैं यही करता, और ये हमारे लिए संभव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. आप देखिए ना, ये, और मैं मई और सितंबर क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि ये ड्राई मंथ्स है. हाँ, क्लाउड कवर ज्यादा नहीं होता है. मॉनसून के समय में थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन हम तो मिसाइल फायर कर रहे हैं. हम कौन सा वहां पे जाके देख देख के ढूंढ के मारेंगे? हम तो यहाँ से स्टैंड ऑफ वेपन्स एंड स्टैंड ऑफ ड्रोन से ही मार करेंगे. तो ये महीना एकदम आइडियल समय है, और उनका अटैक भी शायद इसी समय हो, क्योंकि जैसे विंटर मंथ्स की तरफ बढ़ता है तो वो वहां से इंग्रेस करना बंद हो जाता है, वो आ नहीं पाते हैं. ठीक है, तो इसी समय वो आने की भी कोशिश करेंगे, या जो ऑलरेडी इनसाइड हैं उनसे कुछ करवाने की कोशिश करेंगे, और हमारा पलटवार होगा. हमारे नेवी का इस बार बड़ा रोल होगा. नेवी, हमारा इंडियन नेवी इज फास्ट इमर्जिंग एज वन ऑफ द बेस्ट नेवीज, मोस्ट पावरफुल नेवीज इन द वर्ल्ड. ये सिर्फ अरिदमन की बात नहीं है. हमारा जो सरफेस फ्लीट है, प्लस ऑफ कोर्स द न्यू सबमरीन फ्लीट, वो बहुत तेजी से, फाइनली बहुत तेजी से बढ़ रहा है. ये पूरा इंडिजिनस है. भारतवर्ष खुद बनाती है इन चीजों को, बहुत सक्सेसफुली बनाती है. एंड हमारे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो लेटेस्ट आने वाला है, बाय द वे, that will be a BAP of Arleigh class destroyer, what has been planned and what is now being executed. कील तो ले इन हो गया है, प्रोजेक्ट 18A है शायद.
तो उसके जो 4 नए डिस्ट्रॉयर्स आएंगे, they'll be the बाप ऑफ दैट. So imagine 32 cells with 32 BrahMos on one ship. तो पाकिस्तान के मतलब 200 किलोमीटर के रेडियस में या 100 किलोमीटर के रेडियस में विद फुल एयर कवर एंड प्रोटेक्शन, अगर हम 10 जहाज खड़े कर दें एंड वी जस्ट फायर 160 मिसाइल्स साइमल्टेनियसली, कहां जाएंगे ये लोग? सुपरसोनिक मिसाइल्स जो सरफेस स्किमिंग है, 10 मीटर की ऊंचाई पे उड़ते हैं और ऐसे ऐसे जाते हैं, इम्पॉसिबल. वो जाएगा, ठोकेगा, खत्म कर रहे. तो तैयारी पूरी है. जो आप एयरपोर्ट्स की बात कर रहे थे, मल्टीपल रिडंडेंसीज बनाई जाती है. तो पहला तो ऑब्वियस है जो हमारे एग्जिस्टिंग एयर बेसिस हैं. देन यू हैव फॉरवर्ड एयरफील्ड्स जो बना के तैयार रखते हैं फॉर स्टेशनिंग, नॉट ए फुल स्क्वाड्रन बट लेट्स से 4 एयरक्राफ्ट सर्विस करके उड़ सके उस तरह, या फिर अगर इमरजेंसी लैंडिंग करना हो उसके लिए फॉरवर्ड एयर बेसिस, या कुछ एक स्पेसिफिक स्ट्राइक पैकेज है वहां से उड़ाना चाहते हो तो वो. देन वी हैव रनवेज विच आर ऑल्सो एक्चुअली द रोडवेज. हमारे जो हाईवेज है ना, वहां पे वो क्या करते हैं, 1.5 किलोमीटर का एक स्ट्रेच, 1.5 से 2 किलोमीटर का एक स्ट्रेट स्ट्रेच होता है, वो बाय रूल करते हैं. वो यूएस का एक टेक्निक था विच वाज अडैप्टेड बाय जर्मनी एंड नाउ इट्स बीन अडैप्टेड बाय ऑल द मेजर कंट्रीज इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान ने भी किया, लेकिन उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. इंडिया के पास इस वक्त दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है. तो सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क में एक हमने प्रावधान ये करके रखा है कि जगह जगह पे 1.5-2 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां पे इमरजेंसी लैंडिंग एंड टेक ऑफ दोनों हो सके. तो ये हो गया. तीसरा है जो सिविलियन एयरपोर्ट्स हैं, जहां पे सिविलियन क्या बोलते हैं, सिविलियन ट्रैफिक उतना ज्यादा नहीं है, उनमें से कुछ एयरपोर्ट्स को प्री डेजिग्नेट करके रखते हैं कि युद्ध की स्थिति में इनको टेक ओवर करके विल बी यूज्ड एज आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स बेसिस, राइट. तो इसलिए ये चीज किया जा रहा है. तो ये सब किस चीज का संकेत? अभी दिल्ली में वॉर ड्रिल हुआ था शायद, आई वाज नॉट देयर, यू मे नो ऑफ इट. आई थिंक परसों या कभी एक वॉर ड्रिल हुआ था सिविलियन उसको प्रिपेयर करने के लिए. तो ये सारी चीजें उसी चीज का संकेत है कि भारत इज ब्रिंगिंग इटसेल्फ अप टू वॉर रेडीनेस. एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है कहना भूल गया कि हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि ये इजराइल ईरान है, पर ये एक सुन्नी शिया फाइट भी बन चुका है एक तरह से. अगर मेटास्टेसाइज कर गया और भारत खींच गया इसके अंदर किसी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी तो एक युद्ध की स्थिति हुई ना. उसके लिए भी तो हमें रेडी रहना पड़ेगा. नहीं शामिक, ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक दिन स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे. सुन्नी शिया एंड मोस्टली वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है. आज जो भारत की तैयारी है, सीसीएस मीटिंग्स हो, डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग हो, एयरफोर्स की न्यूज हो, नेवल की न्यूज हो, मुझे लगता है तैयारी पूरी है. जैसे आपने ही बोला, रेडी हम पूरे हैं और हम अपने आप को सेफगार्ड भी कर रहे हैं. टू से द लीस्ट, वर्ल्ड इज इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स जहां पे बहुत बॉर्डर्स चेंज होने जा रहे हैं. थैंक यू सो मच शामिक फॉर योर टाइम एंड कवरिंग all these topics. Pleasure as always. Thank you very much. सबको मेरा नमस्कार. जय हिंद.